हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2। ठीक है, ये क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। तो चलो विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, किस तरह से फ्रांस में जो है वो क्रांति हुई थी, है ना, राजा को गद्दी से हटाया गया था और किस तरीके से लोगों में आइडिया ऑफ नेशन आया था। आइडिया ऑफ नेशन मतलब कि हम जो है एक राष्ट्र के हैं। तो ये राष्ट्र वाली फीलिंग, क्योंकि पहले तो नहीं थी लोगों में। पहले तो क्या होता था, जो भी आपका राजा है लोग उसके अधीन थे, लोग उसकी बात मानते थे बस। ठीक है, वो लोग आपस में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर मान लीजिए उनका राजा हार गया, कोई युद्ध हुआ, राजा हार गया, तो जो भी दूसरा राजा बनता था वो उसके प्रति जो है वो समर्पित रहते थे। ठीक है, तो आपस में वो जो एकता वाली फीलिंग थी ना, लोगों की जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टिवनेस हम बोल सकते हैं, वो लोग नहीं फील करते थे उस समय। तो ये फीलिंग कहाँ से आई कि हम लोग एक हैं, है ना, हमारी प्रॉब्लम्स एक हैं, हमारी हम सब जो हैं वो एक देश के निवासी हैं, ऐसा ये सब कहाँ से आया? तो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, जो पहली राष्ट्रवाद की जो फीलिंग आई थी वो आई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो कि 1789 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है कि जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन था, पहला क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म वाला फीलिंग का, ये कब हुआ था, ये कब आया था लोगों में? वो आया था 1789। उससे पहले लोग बहुत ही ओके थे, राजा है ओके है और सब कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को इतना राजा वजह से। अब फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, अब फ्रांस जैसे कि तुम्हें याद ही होगा, वॉज फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट। अब टेरिटोरियल स्टेट का मतलब हो गया एक तरीके से कि वहाँ पर जो पूरी जो बड़ी सी भूमि थी वो पूरा का पूरा किसके अंदर था? फुल फ्लैश्ड जो था एक टेरिटोरियल स्टेट था, मतलब टेरिटरी थी, एक रीजन था, एक बड़ा सा भूभाग था इन 1789। और किसके अंडर में था वो? अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क कौन होता है बच्चे? एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब होता है एक ऐसा राजा जिसकी पावर पर किसी का कोई अंकुश ना हो, है ना। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो राजा होते हैं उनके पास सारी पावर होती हैं। ठीक है, पूरी पावर राजाओं के हाथों में ही होती थी। राजा ने जो बोल दिया वो फाइनल होता था। तो ना हो गया ना एब्सोल्यूट, एक तरीके से निर्कुंज, जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो। ठीक है, अब उस समय फ्रांस में यही चल रहा था, राजा का शासन था और पूरा बहुत बड़े एक भूभाग पर कह सकते हैं, टेरिटोरियल जो स्टेट है उस पर एक राजा का शासन था। अब क्या होता है? द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब बहुत सारे ना पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, बहुत सारे बदलाव है जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, जब लोगों ने राजा के विरोध में आवाज़ उठाई। ठीक है, और राजा को हटाया गया, तो बहुत सारे पॉलिटिकल यानी कि राजनीति में परिवर्तन हुआ ना। क्या परिवर्तन हुआ था राजनीति में? राजा को हटाया था, पब्लिक ने अपना शासन किया था, है ना, अपने जो आगे मैं पढ़ाऊंगी, अच्छा खैर उस चीज़ को। तो राजनीति पूरी तरह से बदल गई थी, राजा के हाथ से पावर निकल के पब्लिक के हाथ में आ गई थी। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए थे। आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, संवैधानिक बदलाव आए थे। संविधान में क्या होता है? बेसिकली संविधान क्या है? रूल्स। ठीक है, तो रूल्स भी बिल्कुल बदल गए होंगे उस समय। दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये कब हुआ था? जब फ्रांस का रेवोल्यूशन होता। तो कौन से चेंजेस आए थे? पॉलिटिकल चेंजेस आए थे और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे। क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने पढ़ा कि जो क्लियर एक्सप्रेशन है नेशनलिज्म का, ये कब आया था? 1789 में आया था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि उससे पहले तुम्हें याद ही होगा कि बहुत बड़े भूभाग पर एक एब्सोल्यूट मोनार्क का शासन चल रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ तो दो चेंजेस बहुत मेन आए। एक तो आया था पॉलिटिकल चेंज, दूसरा आया था कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। ये कि इसकी वजह से क्या हुआ? जब ये पॉलिटिकल चेंज आया, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया, इसकी वजह से हुआ ये कि ट्रांसफ़र हुआ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। अब मोनार्की मतलब राजा के हाथ से, सॉवरेनिटी मतलब पूरी प्रभु सत्ता, पूरी पावर निकल के कहाँ चली गई? मोनार्की के हाथ की बजाय फ्रांस के सिटीजन्स के हाथ में चली गई। समझ में आया? राजा का शासन चल रहा था, फ्रांस के लोगों ने रेवोल्यूशन किया, पावर जो थी किसके हाथ में थी? पहले मोनार्क के हाथ में थी। जब पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए तो पावर राजा के हाथ से निकल कर किस में चली गई भाई? फ्रांस के सिटीजन्स के हाथों में चली गई। आई होप इतनी बात समझ आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। अब इस रेवोल्यूशन में क्या कहा गया? जब भी कोई क्रांति होती है तो प्रोक्लेम किया जाता है, घोषणा की जाती है ना कि हम ये क्रांति क्यों कर रहे हैं, है ना, एक घोषणा होती है ना कि भाई ये क्रांति हम इसलिए कर रहे हैं। बहुत क्रांति हुई थी जब भारत आज़ाद हुआ था, है ना। तो क्रांति क्या थी कि भाई भारत छोड़ो, यहाँ से जाओ, ब्रिटिश को बोल रहे थे। इसमें क्या हुआ था?
इस समय क्रांति में ये होता है द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड, ये रेवोल्यूशन, ये जो क्रांति है ये घोषणा करती है दैट इट वाज द पीपल, भाई लोग ही थे हु वुड हैंसफोर्थ, आगे क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे नेशन को, है ना। जो राष्ट्र को चलाया जाएगा वो कौन चलाएगा भाई, अब वो चलाएगा पब्लिक, ठीक है। कौन चलाएगा भैया, वो चलाएगी पब्लिक, और शेप देगी डेस्टिनी को अपने देश की। डेस्टिनी कैसे शेप देगी कि पहले जो राजा कहता था, राजा के अनुसार होता था। राजा ने सोचा कि भाई चलो पड़ोसी देश जीता जाए, ठीक है, तो युद्ध वुद्ध हो रहा है, तो पूरा जो भाग्य था वो राजा के हाथ में था देश का, ठीक है। देश कैसे चलेगा वो सब राजा के हाथ में था। लेकिन अब क्या हो रहा था, क्योंकि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, पावर मोनार्क के हाथ से निकलकर पब्लिक, है ना, कॉमन सिटीजन के हाथ में गई, और ये प्रोक्लेम किया गया, ये घोषणा की गई कि अब क्या होगा, जो भी हमारे देश का जो उसको कॉन्स्टिट्यूट करना है नेशन को, वो हम खुद करेंगे, और जो भी शेप देनी है इसकी डेस्टिनी को वो हम खुद देंगे, राइट। ये घोषणा की गई थी। चलो आगे देखते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत ही स्टार्टिंग से क्या हुआ था, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, बड़े तरीके अपनाए इन लोगों ने। जो भी क्रांतिकारी होते हैं वो कुछ अपने तरीके अपनाते हैं। किस लिए तरीके अपनाते हैं, दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। अब देखो यहाँ समझो, अब देखो मान लो कि मैं या आप कोई लीडर है, ठीक है, सपोज मैं लीडर हूँ, अब मुझे ये समझ में आ गया कि जो राजा कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है। अब मैं पब्लिक को समझाऊंगी कि भाई देखो आपका राजा जो है वो गलत कर रहा है, ठीक है, तो पब्लिक जो है वो तभी राजा के अधीन है। एक बंदा अलग सोच का, दूसरा बंदा अलग सोच का है, कुछ आपस में इतना कनेक्टेड नहीं फील करते हैं वो लोग, तो एकता की भावना बहुत कम होगी। तो फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, तो क्या किया उन्होंने, उन लोगों ने उन लोगों में, फ्रांस के लोगों के अंदर, क्रांतिकारियों ने फ्रांस के लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग्स जगाने की कोशिश करी जिससे वो लोग अपने आप को क्या समझें कि हम सब एक हैं, हमारी प्रॉब्लम्स एक हैं। यही तो हुआ था जब भारत में भी ये सब हो रहा था, ब्रिटिश शासन आया था, तब भी तो यही हुआ था ना कि ब्रिटिश अलग अलग अत्याचार कर रहे थे, तो क्रांतिकारियों ने जगह जगह जा के समझाया था कि ये चीज़ गलत हो रही है, वो चीज़ गलत हो रही है तुम्हारी। अब जब लोगों को लगा, राजस्थानियों को लगा, गुजरातियों को लगा, साउथ इंडियंस को, नॉर्थ इंडियंस को, कि हम सब की प्रॉब्लम एक है, तो फिर कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली बात आई थी, लोगों ने फिर मिलकर लड़ाई लड़ी थी। अब मिलकर वाली तो फीलिंग ही नहीं थी अभी फ्रांस में, क्योंकि मिलकर तो कुछ था ही नहीं, तुम्हारा राजा मेरा राजा, मेरी जगह तुम्हारी जगह, बस यही चल रहा था, ठीक है। तो मतलब यही था कि वो लोग को आपस में कुछ समझ, मतलब ऐसे बहुत ही हेल्दी हम नहीं बोल सकते कि कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग थी। अब क्रांतिकारियों को समझ में आ रहा था कि जब तक हम इन लोगों को समझाएंगे नहीं कि ये जो ज़मीन है ना, ये हमारा एक देश है, हमारा एक नेशन है, ठीक है, और इसके अंदर मतलब हमें फीलिंग डालनी थी इनकी कि इससे प्यार करो, ठीक है। अगर आप अपनी धरती से प्यार करते हो, जैसे हम भारत माँ से प्यार करते हैं, तो हम भारत माँ के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, राइट। ये वाली फीलिंग आती है ना कि हम, लेकिन जब ये भारत माँ वाली फीलिंग आएगी तभी तो, भारत माँ वाली फीलिंग ही नहीं होगी तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे उसके लिए, फिर हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। मोदी जी बनो प्रधानमंत्री या बराक ओबामा, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। कब पड़ेगा, जब हमें ये समझ में आएगा कि ये धरती हमारी माँ है, इसके ऊपर कोई और कदम ना रखे, है ना। तो इस तरीके से, तो चलो अब आगे बात समझते हैं कि क्या क्या इन लोगों ने किया, क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बड़े ध्यान से समझना, लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए। पहला एक लेकर आए थे आइडिया, ठीक है, दिस आइडियाज ऑफ लव, नहीं, द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड। लोगों को समझाया तुम्हारे पिताजी की धरती है ये राजा की धरती नहीं है, ये किसकी धरती है, वो कहते हैं तुम्हारे बाप की बोले तो पिताजी की, ठीक है। सो दिस इज योर फादरलैंड, आपके पिताजी की धरती है ये, तो इसे अपना समझो, इसकी रक्षा करो। दूसरी बात उन्होंने क्या, एंड लेसिटियन, लेसिटियन मतलब क्या है, तुम इस जगह के नागरिक हो, ये तुम्हारे पिता की भूमि है, तुम इस जगह के नागरिक हो गई तुम्हारी, है ना। अपने घर से प्यार होता है ना सबको, है ना। मान लीजिए पड़ोसी के घर में कुछ भी हो रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके अपने घर में होगा तो आपको फ़र्क पड़ेगा। सेम एज वो ये फीलिंग जता रहे थे कि ये पूरी जो भूमि है ये आपके पिताजी की हैं और आप जो हैं यहाँ के सिटीजन हैं, राइट। दूसरी बात वो क्या लेकर आए थे, जिससे एम्फसाइज किया गया था द नोशन मतलब होता है विचार ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी, ठीक है, यूनाइटेड कम्युनिटी का, कि आप सब में एकता है, यूनाइटेड कम्युनिटी हो और एंजॉय करें किस चीज़ को भाई, इक्वल राइट्स को, किस चीज़ के अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या समझाया गया, पिताजी की भूमि है, तुम लोग नागरिक हो, यहाँ पर एंजॉय करो इक्वल राइट्स किसके कैसे मिलेंगे, संविधान के द्वारा मिलेंगे। तो संविधान के अंतर्गत तुम लोगों को क्या मिलना चाहिए भाई, इक्वल राइट्स होने चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट वाइज लिखना है ऐसे बोर्ड एग्जाम में। दूसरा होता है कि एक न्यू फ्रेंच फ्लैग,
द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। एक दूसरा 3 रंग का ट्राई कलर जो फ्लैग था वो इंट्रोड्यूस किया गया। पहला पॉइंट तो यही वाला हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है फ्लैग वाला पॉइंट, ठीक है। तो एक जो ट्राई कलर का फ्लैग था वो चूज़ किया गया, किसकी जगह? जो रॉयल स्टैंडर्ड वाला चल रहा था ना, राजध्वज जो था, राजा वाला जो ध्वज था, रॉयल स्टैंडर्ड वाला जो था, उसकी जगह क्या कहा गया, क्या कहा क्रांतिकारियों ने कि अब ये जो ट्राई कलर वाला ये हमारा फ्लैग होगा, ठीक है। पिताजी की भूमि है, तुम नागरिक को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट तिरंगे वाला पॉइंट, वर्ड्स लिख लेना, ठीक है, कहीं कीवर्ड्स लिख लेना। दूसरा पॉइंट आता है हमारा तिरंगे वाला पॉइंट। तिरंगे वाले पॉइंट में ये कहते हैं कि हमने 3 रंगा एक तिरंगा इन लोगों ने चुना था अपने फ्रांस को जो दर्शा रहा था, और राजा के जो कहना चाहिए रॉयल स्टैंडर्ड वाला जो था फॉर्मर, उसकी जगह, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा पॉइंट आएगा, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। उस समय स्टेट जनरल होते थे, हमने 9th में पढ़ा है। तो स्टेट जनरल को क्या किया? इलेक्ट किया बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। एक्टिव सिटीजन्स कौन होते थे? जो टैक्स वगैरह पे करते थे, राइट, जेंट्स वगैरह होते थे उस समय, लेडीज़ तो नहीं होती थी। खैर एक्टिव सिटीजन्स वो लोग होते थे जो अमीर लोग होते थे और जो टैक्स वगैरह पे करते थे। तो उन एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा क्या किया गया? रीनेम किया गया नेशनल असेंबली के नाम पर उसको। जो स्टेट जनरल था उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया भाई? नेशनल असेंबली रखा गया, ठीक है। किसने सेलेक्ट किया था? एक्टिव सिटीजन्स ने। पहला पॉइंट, पिताजी की ज़मीन है, ठीक है, पिताजी की ज़मीन है और तुम इसके नागरिक हो, समान अधिकार होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट हो गया तिरंगे वाला पॉइंट, 3 रंग का तिरंगा चूज़ किया था, किसकी बजाय? रॉयल स्टैंडर्ड, जो राजा वाला तिरंगा था, राजध्वज था, उसकी जगह। तीसरा पॉइंट आ गया अब हमारा कि जो नेशनल असेंबली बनी थी, जो स्टेट जनरल था, उसमें क्या किया था? इलेक्ट किए गए थे, मतलब द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड। स्टेट जनरल जो था वो चुना गया था, किसके द्वारा? एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, और रीनेम कर दिया गया था उसको नेशनल असेंबली के नाम से, ठीक है। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड। अब चौथा पॉइंट आ रहा है कि नए नए हाइम्स, स्तुतियाँ, जैसे हम अपनी पूजा करते हैं, ठीक है, तो हम अपनी पूजा में क्या करते हैं? हम प्रार्थनाएं करते हैं। ऐसे हाइम्स जो थी वो कंपोज की गई थी। ओथ्स टेकन, शपथ ली गई थी, है ना, अपने देश के प्रति। और मार्टियर्स कॉमेमोरेट, शहीदों को याद किया गया था, उनका गुणगान किया गया था। अच्छा, ऐसे कनेक्ट करो इस चीज़ को। आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी आप लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों बताया जाता है, क्यों होते गांधी जी, भगत सिंह, ठीक है, इन पर क्यों प्रोग्राम किए जाते हैं, क्यों किया जाता है? मार्टियर्स को कॉमेमोरेट, जिससे आपके अंदर वो फीलिंग बनी रहे, आप उन शहीदों को भूलें नहीं, राइट। तो ये लोग भी यही कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नई नई शपथ दिला रहे थे, जैसे वो क्या हम करते नहीं, हम भारत के नागरिक हैं, हम इसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। इससे क्या होता है कि आपके अंदर ना वो फीलिंग आती है ना। 15 अगस्त 26 जनवरी को तो एक अलग ही फीलिंग होती है हमारे दिल में, मतलब भारत के लिए, है ना। नॉर्मल में भी सबको अपनी धरती से प्यार है, बट वो दिन जिस दिन आपको इस तरह से मोटिवेट किया जाता है, जब आप इस तरह के प्रोग्राम्स देखते हो तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, राइट। तो ऐसा ही कर रहे थे ये लोग, फीलिंग जगाने के लिए ना आपकी। तो नई नई हाइम्स वो कंपोज हो रही थी, शपथ ली जा रही थी, शहीदों को याद किया जाता, और किस बेस पे? कि ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, है ना, कि भाई इन शहीदों ने ज़मीन के लिए अपनी जान दी है, तुम भी कसम खाओ तुम इस ज़मीन के लिए ऐसा करोगे। इस तरह की चीज़ें चल रही थी। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। और क्या किया गया था? सेंट्रलाइज्ड मतलब जो केंद्रीकृत होता है, मतलब एक जैसे हमारी केंद्र की सरकार होती है ना, वैसे सेंट्रलाइज्ड जो था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो लाया गया था, ठीक है, पुट इन प्लेस वो लाया गया था। और फॉर्मुलेट किस चीज़ को करता है? यूनिफॉर्म लॉ, सभी नागरिकों के लिए, है ना। यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स मतलब सभी नागरिकों के लिए विद इन द टेरिटरी, जो भी इस भूमि पर रहते हैं, सारे नागरिक जो इस भूमि पर रहते हैं, सबके लिए क्या लाया गया था? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के द्वारा वो फॉर्मुलेट किए गए थे यूनिफॉर्म लॉ। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे, लॉ मतलब कानून। किसके लिए लाए गए थे? ऑल सिटीजन्स के लिए। कौन से ऑल सिटीजन्स? जो रहते थे कहाँ पर बच्चे? विद इन इट्स टेरिटरी, जो ज़मीन पर रहते थे। तो जो भी ज़मीन के अंतर्गत आ गए हैं वो सबको समान अधिकार मिलेंगे, जैसे आज हमारे यहाँ भी है, हमको सबको समान अधिकार ही तो हैं। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। अब जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ होती थी, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ कैसे समझते हैं? देखो ऐसे, जैसे मैं एक व्यापारी हूँ, मैं इस बॉर्डर से यहाँ तक गई, एक कस्टम ड्यूटी रखेगी कि भाई यहाँ आपको पे करना पड़ेगा, टैक्स वैक्स दो, फिर आगे जाओ अपना सामान बेचने के लिए। फिर मैं यहाँ पर पहुँची, फिर बोलते थे यहाँ पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हो। तो एक ही मतलब
जगह पे बार बार लोगों को कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, तो उसको हटाया गया, है ना। वो ड्यूटीज़ और जो ड्यूज़ वगैरह थे उसको एबॉलिश किया गया। एबॉलिश मतलब होता है समाप्त करना। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद हो गया कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, बार बार वीडियो को सुनोगे ना तो रट जाएगा चैप्टर। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबॉलिश्ड, उनको समाप्त किया गया। एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड। यहाँ क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि पहले क्या होता था कि मान लो तुमने 1 किलो चीनी एक जगह खरीदी, तुम आगे गए, ठीक है, उसको कहीं बेचा या कुछ भी कह सकते हो, वो 1 किलो चीनी अब जब वो तोलेगा, क्योंकि वहाँ पर बाट अलग अलग हैं, वहाँ पर हमारी तरह यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है। हो सकता है वो चीनी 800 ग्राम तोले उस चीज़ को ही, सेम चीज़ है, लेकिन हो सकता है वो 800 ग्राम हो सकता है वो 1.5 किलो हो जाए। फिर आप कहीं और गए, फिर वो इस चीनी का ही जो मतलब नाप तोल है वो अलग हो जाएगी। बड़ा मुश्किल। एक व्यापारी मान लो कि अपने घर से 10 किलो गेहूँ लेके चला कि आज मैं इसको बेच के आता हूँ, ठीक है। अब वो अगर किसी ऐसे नगर में पहुँच जाए जहाँ पर वो 10 किलो गेहूँ की जगह 5 किलो रह जाए, तो मतलब अजीब है ना सुनने में। यस, ये अजीब ही था। अब क्या होता है, 1 किलो मतलब यहाँ भी 1 किलो, लखनऊ में भी 1 किलो, बनारस में भी 1 किलो, मथुरा में भी 1 किलो, सब जगह वो 1 किलो मतलब 1 किलो के बाट से ही होगा। लेकिन पहला ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम वेट का नहीं था। वेट और मेजर्स भी ऐसे ही, 1 लीटर दूध लिया, यहाँ पर 1 लीटर, वो 800 लीटर रह गया, कहीं जाके कहीं 1.5 लीटर हो रहा है तुल के, वही चीज़। तो वो चीज़ नहीं थी उस समय। तो यहाँ पर क्या होता है कि यूनिफॉर्म जो है वो सिस्टम आता है वेट और मेजर्स का। तभी तो आपको लगता है, अब देखो, अब आप ऐसे समझो कि आप जब भारत में रहते हो तो सब जगह हमारा नोट चलता है, हमारे सिक्के चलते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हो, किसी बाहर देश में जाते हो, तो वहाँ पर है ना करेंसी आपको चेंज करानी पड़ती है, डिफिकल्ट लगता है। अब सोचो जब हमारे यहाँ मतलब फ्रांस में एक तरीके से, हमारे याद नहीं होता था, ठीक है, फ्रांस में तो क्या हो रहा था, बार बार क्या हो रहा था, करेंसी भी चेंज होती थी, तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी। ऐसे वेट और मेजर्स अगर चेंज होंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी लोगों को। अब रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। एक और पॉइंट आता है कि रीजनल डायलेक्ट्स क्या होती हैं, बोलियाँ, ठीक है, जैसे राजस्थान में राजस्थानी है, गुजरात में गुजराती है, तो रीजनल जो डायलेक्ट्स थे, बोलियाँ थी, उनको क्या किया था, डिस्करेज किया गया था। थोड़ा सा बढ़िया पॉइंट नहीं था, क्योंकि भाषाओं की तो खैर कदर होनी चाहिए, लेकिन ये लोग क्या चाहते थे कि सभी लोग ना एकता का अनुभव करें। तो अगर सारे सेम भाषा बोलेंगे तो क्या होगा, वो लोग आपस में एक दूसरे को कनेक्टेड समझेंगे, है ना। जैसे आज 1% ऐसे, मतलब एक रफ आइडिया दे रही हूँ, अगर पूरे भारत में हिंदी ही बोली जाती तो साउथ इंडियन को नॉर्थ इंडिया आके प्रॉब्लम नहीं, नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडिया जाके कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्योंकि हमारे भारत का संविधान सारी भाषाओं को बहुत इज्जत की नज़र से देखता है, तो ऐसा नहीं किया क्या, जो जहाँ की बोली है उसको लोगों को बोलने दिया जाता है। इवन IAS जैसे एग्जाम में भी पेपर जो है वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में दिए जा सकते हैं, राइट। लेकिन क्या किया था इन लोगों ने, क्या किया था कि जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, बोलियाँ थी, उनको क्या किया था, उनको डिस्करेज किया था। और उसकी जगह क्या लाए थे, एज जो फ्रेंच भाषा थी, एंड फ्रेंच उस समय ना बड़ी मतलब अमीरों वाली भाषा मानी जाती थी। एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, क्योंकि फ्रेंच भाषा जो थी वो पेरिस में बोली भी जाती थी, लिखी भी जाती थी। बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और ये बन गई थी एक कॉमन भाषा नेशन की। बात समझ में आई। इतने सारे जो पॉइंट है ना, सारे के सारे, कि किस तरीके से रेवोल्यूशनरीज ने एकता की भावना वो लेकर आए थे लोगों के अंदर, कलेक्टिव आइडेंटिटी किस तरह से डाली थी, उसमें एक एक करके सारे पॉइंट लिख देना, पॉइंट के कीवर्ड लिख लेना। जैसे कि पहला पॉइंट अगर हमने पढ़ा था, आ जाओ, तो ये ला पेत्रे लेसेटियन करके एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना अपने पास। दूसरा पॉइंट बना लेना आप फ्लैग वाला। तीसरा पॉइंट बना लेना स्टेट जनरल, नेशनल असेंबली। चौथा पॉइंट आप बना सकते हो हाइम्स, ओथ्स और माइट्रेट्स कॉमोमरेट वाला। पांचवा बना लोगे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है भाई अपना छठा पॉइंट आ जाता है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रीजनल डायलेक्ट्स जो है डिस्करेज्ड, और फ्रेंच जो है वो कॉमन लैंग्वेज। इस तरह से जब अपने छोटे छोटे पॉइंट्स करके आप लिख लोगे ना कहीं, तो फिर आपको ना कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको एग्जाम में खट से याद आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो एक स्पेलिंग बना के इनको याद कर लेना। इन सारे 6 के 6 पॉइंटों में से कोई भी पहले लेटर की स्पेलिंग लेके एक स्पेलिंग बना लेना, लेटर लेके, एंड देन यूल बी एबल टू लर्न इट। चलो नेक्स्ट बात पे आते हैं। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड। अब क्रांतिकारियों ने उसके बाद क्या डिक्लेयर किया, दैट इट वाज द मिशन, ये उनका मिशन है, ये उनका काम है, उनके जीवन का उद्देश्य हो, ये दैट द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। अब ये लोग खुद ही, जैसे होता है ना कि मानना मान में तेरा मेहमान, अपने यहाँ इनको मिल गया स्वतंत्रता, तो अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने तो अपना राजा हटा लिया, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि अब ये ना हमारा काम है कि हम जाएं जगह जगह और ये जो राजाओं वाला शासन है, ये जो डेस्पोटिज्म है, इसको हटाएं यूरोप में से।
अपना मिशन मान लिया था इन लोगों ने, ठीक है। जो क्रांतिकारी थे ना फ्रांस के, जब इन्हें लगा हमने अपना राजा हटा लिया, पब्लिक का शासन हम ले आए, तो अब हमारा काम क्या है कि जितने भी नेबरिंग हैं, जितने भी यूरोप के अलग अलग जगहें हैं, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से राजाओं को हटाएंगे, ठीक है। ये हमारा कहना चाहिए, उन्हें अपनी ड्यूटी लगने लगी, अपना मिशन लगने लगा, लाइक इस तरीके से वो इस चीज़ को लेने लगे। अब क्या होता है, इन अदर वर्ड्स वो क्या कह रहे थे, टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। तो वो लोग क्या चाह रहे थे, रेवोल्यूशनरीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्या चाह रहे थे कि हम जगह जगह जाएंगे यूरोप में और वहाँ के लोगों को भी इस डिस्पोटिज्म से आज़ाद करवाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ भाई, आगे क्या होता है। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, जब ये खबर फ्रांस वाली जो है, ये हमारी खबर जो होती है कि भाई फ्रांस में राजा हट गया है ना, उसको मार दिया, हटा दिया, जो भी था, ठीक है, जब ये पहुंचती है यूरोप में अलग अलग जगह, तो होता क्या है, स्टूडेंट्स, अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो विद्यार्थी थे और मिडिल क्लास के जो पढ़े लिखे लोग थे, बिगिन सेटिंग अप जैकबिन क्लब्स। इंपॉर्टेंट वर्ड है जैकबिन क्लब्स, पूछा जाता है। जैसे कि मैं भारत से कनेक्ट करके इसीलिए बता रही हूँ बेटा, क्योंकि आपको ना इजीली समझ में आएगा। जब भारत को आज़ाद किया जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ग्रुप बनाए थे, और ग्रुप जो थे वो प्लानिंग करते एग्जीक्यूशन करते थे, ठीक है। ऐसे ही जैकोबिन क्लब इन लोगों ने बनाए। जब बाहर की जगहों पर फ्रांस के बारे में पता चला, तो जगह जगह क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने, पढ़े लिखे मिडिल क्लास ने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू किए। क्यों बना रहे थे क्लब, सड़क पर खड़े होकर राजा के सामने बोलेंगे राजा हटो, तो राजा मरवा देगा भाई, वहाँ तो ऐसा कुछ शासन, मतलब वहाँ तो निरंकुश शासन था ना जगह जगह यूरोप में, ठीक है। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790। अब देखो ये जैकोबिन क्लब क्या कर रहे थे, इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, जैकोबिन क्लब की जो एक्टिविटीज़ थी, एक्टिविटीज़ मतलब जो भी वो लोग काम करते थे, जो भी गतिविधियाँ करते थे, जो भी उनके कैंपियन, उनके अभियान थे, ये कर क्या रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे वे मतलब रास्ता, किसके लिए रास्ता बना रहे थे, फ्रेंच आर्मीज़ के लिए, कि भैया आओ भाई हमें भी आज़ाद कराओ, राइट। विच मूव्ड, अब ये कहाँ कहाँ गए थे, फ्रेंच आर्मीज़ कहाँ कहाँ गई थी आज़ाद कराने, हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड गई थी, बेल्जियम गई थी, स्विट्ज़रलैंड गई थी, एंड मच ऑफ इटली, इटली में भी गई थी, ठीक है, इसको स्पेलिंग से याद कर लेना। इन जगहों पर भी गई थी। कब गई थी भाई ये, इटली में कब गई थी ये, इन 1790, ठीक है। अब 89 में ये लोग आज़ाद हुए थे, 789 में ये लोग आज़ाद हुए थे, और 1790 तक ये लोग इधर उधर पहुँचने लगे। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स, जब इस तरीके के जो क्रांतिकारी युद्ध हुए, ठीक है, इस सब का आउटब्रेक हुआ, द फ्रेंच आर्मीज बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो क्या हुआ, जो फ्रांस की आर्मीज थी, ये नेशनलिज्म का आइडिया, क्योंकि वो लोग अपने आज़ाद हो गए हैं, तो क्या कर रहे थे कि भाई आपको भी अपने राजा को हटा दो और आप भी अपनी जो है वो चुनाव वुनाव करो, और इस तरीके से आप भी अपना शासन खुद चलाओ, ये वाला आइडिया वो जगह जगह ले जाने लगे। यानी कि नेशनलिज्म का जो राष्ट्रवाद का आइडिया है, ये अब एब्रॉड जाने लगा। कैसे जाने लगा था, फ्रांस की आर्मी जा रही थी जगह जगह, ठीक है। कहाँ कहाँ गई थी भाई, याद करो, हॉलैंड में गई थी, बेल्जियम में गई थी, स्विट्ज़रलैंड में गई थी, और इटली में भी गई थी, ठीक है। आगे के पेज पे आ जाओ। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी, मतलब जो इतना बड़ा कहना चाहिए कि भाई क्षेत्र जो था, विशाल क्षेत्र जो था, स्वेथ ऑफ टेरिटरी का मतलब ये होता है कि वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी मतलब बहुत बड़ा विशाल जो क्षेत्र था, दैट केम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन, किसके कंट्रोल में आ गया था, बहुत बड़ा क्षेत्र जो था नेपोलियन के कंट्रोल में आ गया था, ठीक है, नेपोलियन के कंट्रोल में आया था। याद रखना ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बहुत बड़ा क्षेत्र जो था नेपोलियन के कब्जे में आया। सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ रिफॉर्म्स, नेपोलियन लेकर आया था, बहुत ज़्यादा उसने सुधार किए थे, दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। नेपोलियन ने क्या किया था, फ्रांस में नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किए थे, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसने उसको जो कहता था सॉल्व किया था। अब ये जहाँ जहाँ जा रहा था उसी तरीके से उनको ट्रीट कर रहा था। दो अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब यहाँ पर एक और चीज़ आई, जो इतनी लड़ाइयों के बाद, ठीक है, इतनी लड़ाइयों के बाद जो मोनार्की शासन हटाया गया था लोगों के द्वारा, जब नेपोलियन आया था, ठीक है, जब नेपोलियन आया था तब वो शासन वापस लिया था। मोनार्की हटा के उसने फिर से क्या कर दिया था, उसने डेमोक्रेसी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। मोनार्की ला के एक तरीके से रिटर्न हो गई थी मोनार्की, ठीक है, दे आर रिटर्न टू मोनार्की। नेपोलियन ने क्या किया था भाई, नो डाउट उसने डिस्ट्रॉय कर दी थी डेमोक्रेसी। फ्रांस में डेमोक्रेसी आ गई थी, राजा हटा दिया गया था। नेपोलियन आया तो उसने क्या किया बच्चे, इसने मोनार्की को वापस लेकर आया, रिटर्न करा इसने। लेकिन बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की अगर बात की जाए, जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कौन आते हैं यहाँ पर,
है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो देखते हैं हमारा जो IAS PCS ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं, तो इस तरह के भाई उस समय भी तो ऑफिसर्स होते होंगे ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैज़ इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल और एफिशिएंट। आप देखो बड़े ध्यान से ये लाइन समझना, वापस से पुराना पैराग्राफ यहाँ से ले लेते हैं कि जब जो भी क्षेत्र नेपोलियन के अंतर्गत आया था, जो भी विशाल क्षेत्र, तो वहाँ उसने बहुत सारे सुधारों की शुरुआत की। और ये सारे सुधार वो कहाँ कर चुका था, वो फ्रांस में पहले ही कर चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लेकर नेपोलियन ने हम बात करेंगे तो वाकई में कोई डाउट नहीं है कि उसने तो डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र को नष्ट किया था। लेकिन अब यहाँ बात करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में यानी कि प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब समावेश करना। क्या उसने समावेश किया, क्या चीज़ें मिलाई थी उसने, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, बहुत क्रांतिकारी सिद्धांत वो लेकर आया, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वो लेकर आया था। ठीक है, ऐसे आसान भाषा में बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें वो लेकर आया। इन ऑर्डर टू मेक, किस तरह क्यों लेकर आया था भाई, ताकि पूरी जो व्यवस्था है, जो होल सिस्टम है, वो रेशनल हो सके, तर्क संगत हो सके, मतलब सही हो सके तरीके से, और कुशल बन सके, एफिशिएंट बन सके। ठीक है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम परफेक्टली काम कर सके। अब यहाँ से आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, सिविल कोड ऑफ 1804। ये क्या था भाई? अच्छा, नेपोलियन ने कुछ काम किए थे, वो ये समझ लो। द सिविल कोड ऑफ 1804 क्या कहता है, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, इसको ही हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। पहला काम सिविल कोड में क्या लिखा गया कि जितने भी अधिकार जन्म से मिलते हैं, जन्म से आधारित विशेष अधिकारों को उसने समाप्त किया। आप इसके घर में पैदा हुए हो तो आपको इस वजह से विशेष अधिकार, जैसे मान लो कि पादरी के घर में पैदा हुए हो तो आपको विशेष अधिकार मिले, नहीं, जन्म के आधार पर विशेष अधिकारों को उसने समाप्त किया था। पहला पॉइंट हो गया। इस्टेब्लिश की थी इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड किए थे राइट टू प्रॉपर्टी। 2 पॉइंट कर सकते हो आप इसमें से। पहला पॉइंट आप ये निकाल सकते हो कि उसने इस्टेब्लिश किया था इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सब समान है। पहला पॉइंट हमारा क्या बना, प्रिविलेज जो भी बर्थ के आधार पर थे उसने हटाया। दूसरा, उसने इक्वालिटी करी लोगों की लॉ के आगे, यानी कानून के लिए सब बराबर हो। तीसरा पॉइंट उसने किया था कि राइट टू प्रॉपर्टी, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है तो ये प्रॉपर्टी आपकी है, अब इसमें आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो जहाँ जहाँ भी ना फ्रांस के लोगों का कंट्रोल था, मतलब फ्रेंच कंट्रोल था एक तरीके से, ये वहाँ पे भी कोड गए, वहाँ पे भी एक्सपोर्ट हुए, तो वहाँ पे भी तीनों बातें जो थी वो चल रही थी। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली, इन जर्मनी, नेपोलियन ने सिंप्लीफाई किए थे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को। ठीक है, कहाँ कहाँ थे, फिर से पढ़ो इस बात को कि भाई ये जो कोड था, नेपोलियनिक कोड वाली जो बातें थी, जो 3 पॉइंट थे जो नेपोलियन ने काम किए थे, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ और ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट हुए, कहाँ पे ये लोग ये चीज़ें माने जाने लगी। एक तरीके से ये हुआ हमारे जहाँ पे भी फ्रेंच का शासन था, मतलब एक तरीके से उनकी चलने लगी थी, एक तरीके से उनका अधिकार वाला क्षेत्र जिसे हम बोल सकते हैं ना कि आसान भाषा में। अब आओ, अब क्या हुआ, दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब कहाँ कहाँ गया ये, इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली एंड जर्मनी। नेपोलियन ने क्या किए थे, सिंप्लीफाई कर देते एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को, मतलब काम को, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएं, तुम्हारे लोगों का ये काम है, तुम्हारा ये काम है, इस ग्रुप का ये काम है। ठीक है, एबॉलिश किया था इसने फ्यूडल सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, सिंप्लीफाई किया उसने कहाँ कहाँ, इन सब जगहों पर। ठीक है, इन सब जगहों पर नेपोलियन ने क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को, पहला पॉइंट। दूसरा, एबॉलिश किया था फ्यूडल सिस्टम को, फ्यूडल सिस्टम को इसने हटाया था। फ्यूडल सिस्टम को समझा देती हूँ आपको, क्योंकि बच्चे जो है ना फ्यूडल सिस्टम में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आखिर ये हमारा फ्यूडल सिस्टम है क्या। तो देखो, इन अ फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, एक पीजेंट या फिर जो वर्कर होते हैं वो रिसीव करते हैं पीस ऑफ लैंड को। ठीक है, मतलब उनको भूमि का कोई टुकड़ा दिया जाता है। अब किसके द्वारा, राजा वाजा के द्वारा। और इन रिटर्न क्या होता है, फॉर सर्विंग अ लॉर्ड। ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, राजा का या जो भी उसका लॉर्ड है उसके लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर्स जो होते थे, ये वेसल्स कहलाते थे, ये पीजेंट्स और वर्कर्स जो होते थे वेसल्स कहलाते थे। तो जो वॉर्स होती थी तब एक्सपेक्ट किया जाता था कि परफॉर्म करें बहुत सारी ड्यूटी, क्योंकि इनको क्या मिला है भाई, फील्ड या फिर एरिया ऑफ लैंड दिया गया है राजा के द्वारा। समझ में आया, तो ये होता था फ्यूडल सिस्टम। तो इसको समझ नहीं आता नेपोलियन को, तो इसके हटाता था इस चीज़ को कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आती है, फ्री किया था उसने पीजेंट्स को फ्रॉम सर्वडम। दास प्रथा थी, एक तरीके से भूमि पर दास बन के काम करने वाली प्रथा थी। तुमने कर्जा लिया, तुमने मेरा कर्जा नहीं दिया, अब तुम मेरी भूमि पर दास बन के काम करो, इसको हटाया। और मोनोरियल ड्यूज़ को हटाया। अब ये मोनोरियल ड्यूज़ में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको भी समझ लो। मोनोरियल ड्यूज़ आर द फीस दैट पेजेंट्स और सर्व्स जो होते थे, जो दास होते थे या किसान होते थे फार्मर के, ठीक है, वो देते थे अपने नॉबल को इन देयर
हु इज़ देयर लैंडलॉर्ड, जो भी मतलब उनका लैंडलॉर्ड होता था ना, उसको जो है दिया जाता था। फिर से समझो इसको, मोनोरियल ड्यूज आर द फीस दैट peasants और सर्व्स ऑफ फार्मर वो करते थे किसको, टू दी नोबल्स हु इज़ देयर लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह के मोनोरियल ड्यूज भी दिए जाते थे। अब इन द टाउन टू, अपने टाउन में भी गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। अब गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस को भी हटाया गया। गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, चलो इसको भी समझा देती हूँ, क्योंकि गिल्ट रिस्ट्रिक्शन पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस रेफर करती हैं सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस को। रिस्ट्रिक्शंस मतलब आप पे, अगर मैं ये कह दूँ कि आपको क्लास से बाहर नहीं जाना, रिस्ट्रिक्शन लगाई, ऐसी रिस्ट्रिक्शन। गिल्ट रिस्ट्रिक्शन होती है कुछ रिस्ट्रिक्शन, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज की जाती थी ऑन द एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन पर, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। मतलब आप यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते, ये व्यापार नहीं कर सकते, या कुछ भी इस तरह की, या फिर आप ये मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग पे। ये मैंने गूगल से इसका पूरा मीनिंग निकाला हुआ, वही आपको बता रही हूँ। सो गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस रेफर्स टू दी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस को ये रेफर करती हैं जो कि इम्पोज की जाती थी एसोसिएशन पर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड में या मैन्युफैक्चरिंग में। इन गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन द कम्युनिटीज़ ऑफ वेरियस क्राफ्ट पर्सनस पे लगाया जा रहा है, ट्रेडर्स पे एंड मर्चेंट्स पे, बाय अ सुपरवाइजिंग बॉडी। जो भी सुपरवाइजिंग बॉडी थी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती होगी व्यापारियों पे, मान लीजिए आप ये व्यापार नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ये नहीं बना सकते, तो इसको इसने हटाया था। ठीक है, इन द टाउन्स टू गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। बहुत ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया था। पीजेंट, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड जो न्यू बिजनेसमैन थे, ठीक है, वो इन्जॉय कर रहे थे न्यू फाउंड फ्रीडम, क्योंकि पहले तो उन पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, है ना। गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस को इसने हटा दिया, मोनोरियल ड्यूज को इसने हटा दिया, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया, सारे पॉइंट याद कर लिए ना। तो सब लोग बड़े खुश हो रहे थे उस समय। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर थे, जो छोटे छोटी मोटी चीज़ें, इनकी छोटी मोटी फैक्ट्री होंगी, जो प्रोड्यूसर्स थे ऑफ गुड्स के सामान के, इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। बहुत बढ़िया, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पेपर आता है, मतलब तरीके से। अब क्या हुआ था, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि नेपोलियन ने क्या किया था भाई, सब जगह हमने पढ़ा था ना पॉइंट कि वेट और मेजरमेंट वगैरह सेम कर लिए गए थे, इसने इसी ने किए थे, नेपोलियन ने किए थे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था कि इन लोगों को जो बिजनेसमैन वगैरह थे या फिर जो छोटा मोटा सामान बनाते थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, ये बड़े खुश हुए कि जो अब है क्या है, हर जगह वेट बराबर रहेगा। मान लीजिए कि मैंने 10 किलो गेहूँ बेचना है, तो अब यहाँ भी 10 किलो, वहाँ भी 10 किलो, कहीं भी बेच के आऊँ 10 किलो ही बिकेगा। ठीक है, इसका वेट और इसका मेजर जो है वो सेम ही रहने वाला है चीज़ का। मेरी कॉमन नेशनल करेंसी है, पहले तो करेंसी भी बहुत अलग अलग होती थी, अभी तो आपको देश चेंज करना होता है तभी अपनी करेंसी चेंज करनी पड़ती है, लेकिन पहले क्या था, बहुत सारी, आई थिंक 30-32 जो थी करेंसीज होती होंगी अलग अलग। तो लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते थे कि यहाँ जाएँ तो इस करेंसी में काम करना है, फिर आगे जाएंगे फिर करेंसी एक्सचेंज करो, जब एक्सचेंज करते तो कुछ पैसा भी देना पड़ता होगा। ठीक है, तो उससे भी बड़े परेशान थे, तो ये भी हटाया, तो लोग बड़े खुश हुए कि ये भी बढ़िया है कि भैया वेट और मेजर भी सेम रहेगा, करेंसी भी सेम रहेगी, एंड कॉमन नेशनल करेंसी के बाद वो फैसिलिटेट करते थे मूवमेंट में। मतलब ये सब चीज़ें होंगी तो हमारा मूवमेंट बड़ा आसान हो जाएगा। बिजनेसमैन को यहाँ से वहाँ जाके कुछ भी बनाना है, बेचना है, ट्रेडर को कुछ भी करना है, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर को कुछ भी करना है, तो उसके लिए ये चीज़ें हो गई बड़ी आसान, है ना। अब वो उतनी डिफिकल्ट नहीं रही, पहले तो बड़ा मुश्किल हो गया। घर से गेहूँ चले 1 किलो लेके पहुँचते पहुँचते कहीं आधा किलो रह गया, कहीं पाव भर रह गया, और अच्छा पैसे भी लेके चले, तो आप लेके चले, मान लीजिए जैसे वो डॉलर और हमारा रुपया होता है ना बेचारा, हम यहाँ से मान लीजिए कि 70-75 रुपये लेके चल रहे, वहाँ जाके हो गया $1, है ना। तो इतने से में ही हम तो परेशान हैं, और वहाँ तब तो इतने सारे थे, तो इतना परेशानी होती होगी। तो इन लोग को बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये सब तो बढ़िया हो रहा है, काम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब आइए भाई आगे। हाउ एवर इन द एरिया कनकर्ड, जो ये जीतता था, नेपोलियन ने जो भी एरिया जीते थे, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड, है ना। थोड़ा रिएक्शन जो थे वो फ्रांस के लोगों के जो थे वो मिक्स हो गए थे। जो भी एरिया जीत रहे थे नेपोलियन जी, है ना जी, नेपोलियन जी, अरे मतलब चलो ठीक है, तो जो भी ये एरिया जीतते जा रहे थे उसमें लोगों के ना रिएक्शन अब मिक्स होने लगे थे। क्या हो रहा था इनिशियली, शुरू में तो क्या हो रहा था, इन मैनी प्लेसेस पे सच एज हॉलैंड में या फिर स्विट्ज़रलैंड में, एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज़ जैसे कि ब्रुसल्स हो गया, और मेनीज हो गया, मिलान हो गया, या फिर वर्साई हो गया, इनमें क्या होता है, फ्रेंच आर्मीज़ को तो बिल्कुल ऐसे वेलकम कर रहे थे, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब होता है कि जो लोग मतलब एक तरीके से होते हैं ना, दूत होते हैं, जो स्वतंत्रता ला रहे हैं भाई आप लोगों के लिए, इस तरीके से इनको देखा जा रहा था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों को ना समझ में आया कि यार ये ना मतलब
इतना भी सिंपल नहीं है ना, इतना भी सिंपल नहीं है। तो पहले तो क्या हो रहा था, हर जगह इतनी सारी जगहें आपको नाम दी गई हैं, ठीक है। जिस कौन कौन से नाम दिए गए हैं, ब्रसेल्स है, मेज़ है, मिलान है, वार्सा है। इनमें फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी का वर्ड टू वर्ड मतलब होता है स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं भाई, स्वतंत्रता दिला रहे हैं। क्योंकि क्या किया था इन्होंने, अपने यहाँ स्वतंत्रता ली, फिर इन्होंने क्या समझा था, हमारा मिशन क्या है कि हम जितने भी यूरोप की जगहें हैं उनको राजाओं से स्वतंत्र कराएंगे। तो जहाँ जहाँ जाते थे स्वतंत्र कराते थे, लोग बड़े खुश होते थे, बड़े सारे सिस्टम इन्होंने चलाए, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन आप बताए कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, बट द इनिशियल इंथुजियाज्म जो था, वो जो शुरुआत की एकदम खुशी थी, सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, नाराज़गी में बदल गई। नाराज़गी हो गई भैया, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने। As it became clear, आप लोगों को ये समझ में आ गया था that the new administrative arrangement did not go hand in hand. ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ये पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ नहीं चल सकता। मतलब जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, पहले तो देखो इसने, नेपोलियन ने क्या किया था, लोगों ने क्या किया था, लोगों ने राजा को हटाया था, मोनार्की सिस्टम खत्म किया था। मोनार्की सिस्टम क्या था और क्या आया था, लोगों का शासन हुआ था। नेपोलियन आया, उसने मोनार्की सिस्टम को वापस लेकर आया। ये जो इतनी सारी चीज़ों के बाद इन लोगों को एक आज़ादी मिली थी राजा से, नेपोलियन वापस ले आया था। लेकिन वापस लाया तो इसने सुधार भी बहुत सारे करे, सुधार के जगह जगह जाता था, लोग बड़े खुश थे। लेकिन अब अचानक लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, कहते हैं ना किसी भी चीज़ की कीमत होती है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम हमें नहीं मिल रही है। लोगों को समझ में आ रहा था क्या नहीं मिल रही है, पॉलिटिकल फ्रीडम हमें नहीं मिल रही है। इंक्रीज हो रहे थे टैक्सेशन, क्यों, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं कि लोगों ने नेपोलियन के विरोध में ऐसे क्यों हो गए थे धीरे धीरे, है ना, क्यों हॉस्टिलिटी में चेंज हो गया उनका बिहेवियर जो था। तो एक तो इंक्रीज टैक्सेशन, दूसरा था सेंसरशिप लगा दो। सेंसरशिप लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे अखबार पे लगा दो कि अभी छाप ही नहीं सकते, न्यूज़ पे लगा दो आप ये दिखा ही नहीं सकते। अब सेंसरशिप लगती है तो क्या होता है, सच दबता है। कुछ सेंसरशिप क्यों लगाएगा, मतलब है ना, सेंसरशिप क्यों लगाएगा, इसीलिए लगाएगा ना क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बातें लोगों को ना पता चले, ठीक है। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन हो रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रेस्ट ऑफ द यूरोप। अब क्या हो रहा था, अब ये हो रहा था कि नेपोलियन को जीतनी थी दुनिया। अब दुनिया जीतेगा तो अकेला तो नहीं जाएगा लड़ने के लिए, ठीक है, घोड़े पे बैठ के अकेला अकेला तो नहीं दौड़ेगा। तो उसको क्या चाहिए थी, बहुत सारे लोग चाहिए थे, अपनी आर्मी बनानी थी, बड़ी आर्मी बनानी थी। अब बड़ी आर्मी बनानी थी तो क्या कर रहा था वो कर रहा था फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन, यानी कि ज़बरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती कर रहा था, ठीक है, सेना में भर्ती कर रहा था। इससे तो लोग बड़े परेशान, आपको नहीं करनी ना सेना की नौकरी, नहीं देनी जान। और जान भी किसके लिए दे रहे हो, जान भी किसके लिए दे रहे हो, कोई अपने देश के लिए दे तो समझ भी आए, बट आप जहाँ जहाँ जा रहे हो जितना आपको है मर हम रहे हैं। जैसे पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ था, भारतीय मरे थे ना जाके, तो वो लोग नाराज़ हुए थे। क्यों नाराज़ हुए थे, क्योंकि जीतेगा कौन, जीतेगी तो मान लीजिए अंग्रेजी सरकार, लेकिन आपको तो कुछ मिलना ही नहीं है, गई तो आपकी जान ही जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलना उसमें बदले में। तो ऐसे ही नेपोलियन के साथ हो रहा था कि ज़बरदस्ती आर्मी में लोगों को भरे जा रहा था, लोग परेशान हो गए इस वजह से, उन्हें नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा ठीक है ना, नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, लेकिन हमें राजनीतिक आज़ादी नहीं है। क्यों आज़ादी नहीं है, क्योंकि हमें टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। क्यों आज़ादी नहीं है, क्योंकि हम पर सेंसरशिप लगी है। क्यों आज़ादी नहीं है, क्योंकि हमें ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा है, ठीक है। ऑल सीम्ड टू outweigh the advantages of administrative changes। अब ये जो सब कुछ हो रहा था, इतना जो बदलाव आए थे, ये क्या हो रहा था, लोगों को क्या लग रहा था, ये परिवर्तन से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे कि नुकसान है ना। अब लोगों को लगने लगा कि जो 3 पॉइंट है ना मेजर, ठीक है, 4 मान लेते हैं इसको, 4 पॉइंट जो मेजर हुए, ये जो थे, वो जो भी इसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हमें फ़ायदे पहुँचाए, उससे तो कहीं ज़्यादा हमें नुकसान हो गया, है ना, उससे तो कहीं ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा है। अब हमें ज़बरदस्ती मरना भी है, मतलब सेना में भर्ती होंगे तो बहुत सारे लोग तो वैसे ही मर जाते हैं, ठीक है, लंगड़े हो गए, लुल्ले हो गए, अपाहिज हो गए। और क्यों हो गए, नेपोलियन के लिए, मैंने अपना देश के लिए भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लोगों को फिर इसी वजह से क्या होता, लोग इससे नाराज़ हो गए थे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये देखो, ये नेपोलियन को दिखा रहे हैं भागते हुए बेचारा, लास्ट में तो यही हुआ था ना इसके साथ भी। चलो आगे पढ़ेंगे क्या हुआ था इसके साथ, बट यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पूरी कहानी, ठीक है। वो जो 4 पॉइंट मैं बोल रही हूँ, क्या बोल रही थी, 4 पॉइंट यही था कि पहला पॉइंट तो यही हो गया, तो लोगों को समझ में आया था जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं वो साथ साथ नहीं चल सकते पॉलिटिकल फ्रीडम के, जिसका वजह क्या दे रखी थी कि भाई टैक्स इंक्रीज़ हुआ, सेंसरशिप लगी, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन हुए, ठीक है। तो 3 पॉइंट बना लो या 4 पॉइंट बना लो, ठीक है, आपके ऊपर है।
अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं पूरा जो एक एक पोर्शन आपकी बुक में दे रखा है ना, उसी के लेवल पर, मतलब उसी के बेस पर मैं कह सकती हूँ कि मैं एक वीडियो तैयार कर रही हूँ आपके लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।